एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं सोशल साइंस क्लास 10th के रिवीजन थ्रू नोट्स, यानी कि नोट्स के थ्रू हम लोग रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 है ये, और इसके बाद लेसन नंबर 2 करेंगे अगली वीडियो में। तो लेसन नंबर 1, इसमें मैं आपको जो नोट्स हैं वो भी आपको नोट्स के थ्रू इसका चैप्टर को रिवाइज करेंगे, साथ ही साथ एमसीक्यू और 1 मार्क्स के क्वेश्चन से को भी जो इम्पोर्टेंट है उसको भी डील करूँगा। तो आइए हम शुरू करें आज का ये अपना वीडियो लेक्चर। यह है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म इन यूरोप, इसका मतलब पहले समझिए। यूरोप में नेशनलिज्म, यानी नेशनलिज्म इसका मतलब क्या है कि राइज नेशनलिज्म का की राइज कहीं और इससे पहले हो चुकी है। तो कहाँ पे हुई है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी चैप्टर में जब आप पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका एंड स्विट्ज़रलैंड दो ऐसे नेशन थे जहाँ पे नेशनलिज्म हो चुका था, नेशन स्टेट था। तो अब यहाँ पे ये देख लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट विद सिटीजन्स हैविंग कॉमन आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री। जो नेशन स्टेट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इस कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो हैविंग कॉमन आइडेंटिटी, जिसके पास कॉमन आइडेंटिटी और कॉमन हिस्ट्री हो, उससे जाना नेशन स्टेट की डेवलपमेंट होती है। अब इसकी मेन जो है ना, ये 6 पॉइंट्स हैं। सब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जिसमें कि नेपोलियन ने सिविल कोड दिया था 1804 में। फिर वियना की ट्रीटी हुई 1815 में। फिर उसके बाद अगला क्या हुआ, रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848 में। यूनिफिकेशन, फिर जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ और फिर इटली का यूनिफिकेशन हुआ। तो इस तरीके से जो है ना, यूरोप में नेशन स्टेट बना। अब जानते हैं लिबरल नेशनलिज्म क्या है। लिबरल नेशनलिज्म को दो तरीके से आप दिखा सकते हो, एक है पॉलिटिकल स्फीयर, दूसरा है इकोनॉमिक स्फीयर। तो पॉलिटिकल स्फीयर की अगर बात करें तो उसमें 4 टाइप्स होते हैं। एक है एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। क्रेसी मतलब होता है रूल, और ऑटो मीन्स होता है सेल्फ रूल को ख़त्म करना। और एडप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया। और कॉन्सेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो गवर्नमेंट दिया गया उससे वो हुआ। फिर रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के थ्रू गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया गया। इकोनॉमिक स्फीयर में अगर हम देखें तो इकोनॉमिक स्फीयर में मार्केट को फ्रीडम दिया गया। और दूसरा क्या किया गया, द रिमूवल ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट को फ्री छोड़ा गया था। अब यहाँ पे इसी में अगर और हम देखें पॉलिटिकल स्फीयर में, तो पॉलिटिकल स्फीयर में भी इक्वलिटी बिफोर लॉ के सामने जाना, सारे क्या हैं, इक्वल हैं। एवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, और प्रॉपर्टी राइट्स जो कुछ लोगों के हाथ में था उसको निकाल के जाना सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। मेजर इवेंट्स की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा मेजर इवेंट्स की। In 18th century, Germany, Italy, Switzerland was divided into many states and each had an independent ruler. 18th century में क्या हुआ कि जर्मनी, इटली एंड स्विट्ज़रलैंड ये जो थे कई स्टेट में बटे हुए थे, और इन सब के एक इंडिपेंडेंट रूलर हुआ करते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन, इट वाज फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ना, पहला ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि नेशनलिज्म को जो है ना एक्सप्रेस किया गया। इट एंडेड मोनार्की इन फ्रांस एंड गेव पावर टू द सिटीजन्स।
अब इसमें क्या हुआ कि मोनार्की यानी कि मोनार्क्स को ख़त्म कर दिया फ्रांस से और सिटीजन्स को पावर दे दिया गया। नेपोलियक कोड, जिसको सिविल कोड भी कहा जाता है, 1804 में ये दिया गया था। इट डिड अवे विद द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या था कि ये जो पहले बर्थ के बेस पे जो इक्वलिटी दिया हुआ था उसको हटा के इक्वलिटी बिफोर लॉ चालू किया गया और प्रॉपर्टीज़ को सिक्योर किया गया, प्रॉपर्टी पे अधिकार को, राइट्स को सिक्योर किया गया। रिवोल्यूशनरी फ्रांस मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी to the right to vote and get elected was granted exclusively to property owning men। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या किया गया, फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ डेमोक्रेसी का। इसमें वोट का राइट उसे दिया गया था जिसके पास प्रॉपर्टी हो, अपनी प्रॉपर्टी हो। men without property and all women are excluded from political rights only for a brief period under the Jacobins did all adults male enjoy right to vote. However, the Napoleonic Code went back to limited surface and reduced women to the status of a minor subject to the authority of fathers and husbands। देखिए इसमें क्या था कि मैन जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, वो मैन जितने भी थे उसको जो है ना, जो उसको वोट देने का अधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि वो जो है ना उसकी अथॉरिटी उसके फादर की थी या हस्बैंड की थी, और या फिर मास्टर्स की थी। यानी कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है उस मैन को भी वोट देने का पावर नहीं था, और साथ ही जो है ना उसमें भी वोट देने का पावर किसके पास था? जो जैकोबिन क्लब का मेंबर था। अब क्या हुआ, नेपोलियन कोड के थ्रू वुमेन को के पावर्स को रिड्यूस कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? तो ये कहा गया था उसमें कि जो वुमेन्स है वो उसकी अथॉरिटी या तो उसके फादर के पास है या हस्बैंड के पास है। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 में रिप्रेजेंटेटिव्स द यूरोपियन पावर्स। इसमें कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव था? यूरोपियन पावर्स था, उसमें था ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियंस। और ये सब मिल के इन्होंने क्या किया था? नेपोलियन को डिफीट कर दिया, यानी कि हरा दिया। मेट एट वियना टू ड्रॉ ऑफ द सेटलमेंट ऑफ फॉर यूरोप। और ये सब जन वियना में मिले थे किसके? यूरोप का सेटलमेंट करने के लिए, यूरोप को फिर से करने के लिए। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरलिक। ये ड्यूक मेटरनिक कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया चांसलर है। इसने क्या किया? इस कांग्रेस को होस्ट किया था। इन जर्मनी इन जनवरी 1871 द पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट was proclaimed German emperor in ceremony held at Versailles। वर्साइल में जो सेरेमनी हुई थी उसमें पर्शियन किंग जो थे विलियम फर्स्ट, उन्होंने जर्मन के एम्परर के लिए अपने क्लेम किया था। कब? जनवरी 1871 में। 1861 में विक्टर एम्यूनल सेकेंड जो था, उन्होंने भी किंग मतलब जो यूनाइटेड इटली था उसके किंग के लिए उन्होंने क्या किया? प्रोक्लेम किया, यानी कि पहले से ही उन्होंने क्लेम कर दिया। वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स एंड टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिकल मीनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। डिस्पाइट दिस
they were denied suffrage right during the election of the assembly। और फिर उसमें क्या हुआ कि उस वो सफरेज राइट ड्यूरिंग इलेक्शन ऑफ, और उन्होंने वुमेन ने क्या किया कि कई सारे पॉलिटिकल अपने जो है पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया, न्यूज़पेपर्स निकाले, पॉलिटिकल मीटिंग्स की, और उन्होंने अपनी पावर के बारे में असेंबली तक अपनी बात पहुंचा दी। अब देखिए इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। एक टर्म आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में ही, एब्सोल्यूट्स। ये लिटरली अ गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट या ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो, पावर में कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो। इन हिस्ट्री द टर्म्स रेफर टू अ फॉर्म मोनार्कियल गवर्नमेंट that was centralized, militarized and repressive। अब इसमें जो है ना हिस्ट्री में इस टर्म को यूज़ किया जाता है मोनार्की कल जो है ना, यानी कि मोनार्की गवर्नमेंट जो थी, मोनार्की सिस्टम, उसके लिए जो कि सेंट्रलाइज थी और मिलिट्रीलाइज, यानी कि मिलिट्री के थ्रू जो है ना इस पे होता था, या फिर इसको थोपा जाता था, एक तरीके से उसको प्रेशराइज्ड करके दिया जाता था। यूटोपियन क्या है कि एक विज़न है एक ऐसे सोसाइटी का जो कि इतना ज़्यादा आइडियल है, जो जिसका एक्चुअल में एग्जिस्टेंस है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। प्लेबिसाइट a direct vote by which all the people to the region are asked to accept or reject a proposal। एक डायरेक्ट वोट देने का राइट होता है पीपल को, जिसमें उसके पास पावर होता है कि उस क्षेत्र में पावर होता है कि वो उसे प्रपोजल को रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे। कंजर्वेटिज्म, a political philosophy that stressed the importance of tradition, established institutions and customs, and preferred gradual development to quick change। Jolaverian was formed to initiative of Persia and joined by most German states। The Union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2। अब जोल्वेरियन ने क्या किया, एक पर्सिया में इनिशिएटिव किया था, जिसमें कि क्या हुआ कि जर्मन स्टेट्स को ज्वाइन किया, और उन्होंने साथ में ये भी किया कि वहाँ पे जो करेंसीज थी 30 से भी ज़्यादा थी, तो उसको कन्वर्ट करके उसको 2 में कर दिया। रोमैनिटिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट which sought to develop a particular from nationalist sentiments। एक कल्चरल मूवमेंट था जिसका जो कि क्या हुआ, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स में चेंज हो गया था। लिबरलिज्म डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन रूट लीवर, जिसका मतलब होता है फ्री। लिबरलिज्म कहाँ से निकला है, लैटिन इसका रूट वर्ड है लीवर से बना है लिबरलिज्म, यानी जिसकी मीनिंग होती है, लीवर की मीनिंग होती है फ्री, यानी कि इसलिए लिबरलिज्म की मीनिंग होती है फ्रीडम। जंकर्स, अब जंकर्स क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ एंड लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ पर्सिया के जो बहुत बड़े बड़े लैंड ओनर थे या फिर इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी, उसको जंकर्स कहा जाता था, जंकर्स। अब इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में जान लेते हैं जो कि यूरोप के मूवमेंट में नेशनल मूवमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल जिनका था। मेजिनी इज नन ऑफ हिज नोबल एफर्ट टू अचीव द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के यूनिफिकेशन में इनका एक बहुत ही
जो है ना बहुत बड़ा नोबल एफर्ट था, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। ही इज़ रिगार्डेड एज द स्पिरिचुअल फोर्स बिहाइंड द इटालियन यूनिफिकेशन। ही स्टार्टेड टू मूवमेंट नन एज यंग इटली। इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था जिनका नाम था यंग इटली। ही इंस्पायर्ड द यूथ ऑफ नॉट ओनली इटली बट होल यूरोप टू फाइट फॉर फ्रीडम। इन्होंने क्या किया, सिर्फ इटली के ही नहीं बाकी पूरे यूरोप के यूथ को मैं क्या किया, ये इंस्पायर किए किसके लिए, फ्रीडम के लिए फाइट करने का। गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी को जाना जाता है फिजिकल फोर्स और सॉर्ड ऑफ इटली के लिए, यानी कि फिजिकल फोर्स के लिए और सॉर्ड ऑफ यानी कि इटली का के तलवार। सॉर्ड मीन्स हिंदी में कहते हैं इसको तलवार, तो सॉर्ड ऑफ इटली के नाम से भी जाना जाता है। ही विद मैजिनी लॉन्च्ड द यंग इटली मूवमेंट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और ये भी मेजिनी के साथ क्या थे, फाउंड कर यूनिफिकेशन ऑफ इटली में इनका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। ही इन्वॉल्व द सर्डेनियन सेलर्स टू रिवोल्ट इन 1835 AD। अब उसके बाद है काबूर। काबूर कौन थे, ये जो है ना इन रियल में क्रेडिट जो है ना काबूर को ही दिया जाएगा, किसका, यूनिफिकेशन ऑफ इटली का। हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सरदानिया इन 1852 AD। और ये जो है ना सरदानिया के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने थे कब, 1852 में। ही देन डेडिकेटेड हिमसेल्फ हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर टू अचीव हिज गोल टू ऑफ इंडिपेंडेंस एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। बिस्मार्क, he played the most important role in the unification of Germany. His policy of blood and iron, पॉलिसी ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी किसने दिया था, ध्यान रखिएगा, बिस्मार्क वाज मेनली रिस्पॉन्सिबल मीनिंग यानी कि ब्लड ऑफ आयरन के लिए ये मेन रिस्पॉन्सिबल थे, जिम्मेदार थे। अब देखिए कुछ सिंबल्स और उसकी मीनिंग। ब्रोकन चेन का मतलब होता है बीइंग फ्रीड। सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, ये ईगल एम्बोस्ड आर्मर था, ईगल। क्रोन ऑफ ओकलीफ, ये हीरोइज्म को दिखाता था। सॉर्ड, ये जो है ना रेडीनेस और टू फाइट, यानी सॉर्ड जैसे तलवार जो है ना कुछ इस तरीके से क्रॉस में होने का मतलब होता था कि रेडी टू, सॉरी इस तरीके से अगर तलवार है इसका मतलब है कि फाइट के लिए तैयार होना। ओलाइव ब्रांच ऑन सॉर्ड, विलिंगनेस टू मेक पीस। और ओलाइव की ब्रांच जो है ना पीस को दिखाता है, सिग्निफिकेंस था। ब्लैक रेड एंड गोल्डन फ्लैग जो था ये लिबरल नेशनलिज्म 1848 बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट, जिसको ड्यूक के द्वारा बैन किया गया था 1848 में। ये जो है ना लिबरलिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, लिबरल नेशनलिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए फ्लैग तैयार किया गया था। राइजिंग सन, ये बिगनिंग ऑफ न्यू एरा, यानी कि नए एरा, नए युग की शुरुआत थी राइजिंग सन। इसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पे दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। अभी हमने जाना था बिस्मार्क, ऑटो वन बिस्मार्क था है इसका सही आंसर। अब देखिए ब्रोकन चेन्स, अभी हमने जाना था ब्रोकन चेन्स किसको दिखाता है, बीइंग फ्रीड। क्रोन ऑफ ओकलिप्स, क्रोन ऑफ ओकलिप्स किसको दिखाता है, हीरोइज्म को, ठीक है। उसके बाद ईगल एम्बोस्ड आर्मर, ये किसको दिखाता है, तो ये दिखाता है सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ। और रेज ऑफ राइजिंग सन किसको दिखाता है, तो बिगनिंग ऑफ न्यू एरा। उसके बाद क्या कह रहा है, हिस्टोरिकली करेक्ट द स्टेटमेंट। इसको हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसको करेक्ट करना है स्टेटमेंट को। काबूल इज कंसिडर्ड द बिस्मार्क ऑफ जर्मनी। तो
काबूल बिस्मार्क था क्या? अब देखिए, काबूल इज कंसिडर्ड द बिस्मार्क ऑफ जर्मनी, नहीं, बिस्मार्क ऑफ इटली, ध्यान रखिएगा, इटली, इटली। जर्मनी का बिस्मार्क काबूल नहीं था। चूज द करेक्ट ऑप्शन। जनरली अ blindfolded woman carrying a pair of wing scales represent, आँख पे पट्टी बंधी हुई और हाथ में वेइंग स्केल्स के साथ जो वुमेन को दिखाया जाता है वो किसका सिंबल है? तो वो आप अभी भी देखते होंगे मूवीज़ में, तो वो इसका सिंबल है जस्टिस का। राइट ट्रू और फॉल्स एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। अब देखिए, द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एज द फेडरिक सरियो, ये फॉल्स है। गैरिबाल्डी फॉर्म्ड द रेड शर्ट आर्मी ऑफ वॉलंटियर्स, गैरिबाल्डी ने रेड शर्ट आर्मी, बिल्कुल ये ट्रू है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड इन 1815, ये फॉल्स है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड कब हुआ था? 1848 के आसपास। मेटरनिक सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी कि मेटरनिक ने, बिल्कुल ये सही है, मेटरनिक ने ही कहा था, ये ट्रू है। और अगला है जोल्वेरियन वाज अ कस्टम यूनियन ऑफ जर्मनी, ये भी ट्रू है। तो आगे अब चलते हैं इसके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। हु वाज फेडरिक सरियो? तो फर्स्ट चैप्टर के शुरुआत में ही दिया हुआ है कि 1848 में इन्होंने क्या किया था, एक पेंटिंग बनाया था। तो यानी कि ये फेडरिक सरियो कौन है? फ्रेंच का एक पेंटर है। अर्नेस्ट रेनन कौन है? ये एक फ्रेंच फिलोसफर है जिन्होंने कि नेशन स्टेट के बारे में बताया था। व्हाट वाज द एलेगरी ऑफ जर्मन स्टेट? एल्जरी ऑफ जर्मन स्टेट्स, जर्मेनिया हीरोइज्म इसका सही आंसर है। विच प्रिंसिपल वाज प्रोपाउंडेड बाय मोंटेक्यू के द्वारा कौन सा प्रिंसिपल के थ्रू दिया गया था? तो इसका सही आंसर है सेपरेशन ऑफ पावर्स। इन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था, सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल मोंटेक्यू ने दिया था। विच वर्ल्ड फेमस इवेंट इज रिगार्डेड एज क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म? इसका सही आंसर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। व्हाट वाज जोल्वेरियन? हाउ वाज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? अब जोल्वेरियन कौन क्या है? इसका सही आंसर है इट वाज जर्मन कस्टम्स यूनियन विच एबोलिस्ड टैरिफ बैरियर्स। और ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है? तो चूँकि hence it is abolished tariff barriers, so it is responsible to free market to all over the Europe. Name two underground organization established by Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini के थ्रू ने तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जिसमें 2 अंडरग्राउंड जो मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, एक था यंग इटली और दूसरा था यंग यूरोप। नेम द रीजन हुज इनहेबिटेंट्स वर ब्रॉडली नोन एज स्लेव्स। इसका सही आंसर है बाल्कन्स। इन विच ईयर वियना कांग्रेस वाज हेल्ड? वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। नेम द पर्सनालिटी रिलेटेड वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस से ड्यूक मेटरनिक से रिलेटेड थे। विच ट्रीटी वाज साइंड टू ब्रिंग अबाउट एन
एंड द चेंजेस brought about by नेपोलियनिक वॉर्स। इसका सही आंसर है वियना कांग्रेस के थ्रू इस वार को एंड किया गया था। विच फ्रांस sneezes द रेस्ट यूरोप कैचेस कोल्ड। ये किसने कहा था ये स्टेटमेंट? तो अभी हमने पढ़ा था, ये ड्यूक मेटरनिक का स्टेटमेंट था। विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशंस। इसका सही आंसर है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। हु spearheaded to प्रोटेस्टेंट मूवमेंट इन आयरलैंड। इसका सही आंसर है वोल्फ टोन। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर 2 थ्रू नोट्स, रिवीजन करेंगे हिस्ट्री का। और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।